सर कह रहे हैं आपको इन्वायरमेंट किसी ने थोड़ा सा पहले पढ़ाया है, इकोलॉजी वाला पोर्शन किसी ने पढ़ाया था? जनवरी मतलब पिछले साल वाला? उसके पिछले साल जब मैं मतलब पिछला जो जून जुलाई या मई वाला महीना था, जब मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा था इकोनॉमी और ये जोग्राफी, उस वाले ड्यूरेशन में किसी ने आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया है? उसके बाद नहीं पढ़ाया? ठीक है। अभी हम कौन से रीजन में थे? 3-4 रीजन हमारे बचे हैं, उसमें से एक कल हमने देखा था जिसका नाम क्या था? सबसे पहले हमने देखा था एक जिसका नाम था मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्या नाम था? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये हमारा क्या था? वार्म टेम्परेट और वेस्टर्न मार्जिन। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, तो वार्म टेम्परेट और वेस्टर्न मार्जिन था, जिसमें से सबसे बढ़िया ये डेवलप होता है कहाँ पे? मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड, जिसको हम क्या बोल रहे थे? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की खास बात क्या थी? आपको कल बताई थी, विंटर रेन। ठीक है, विंटर रेन। और विंटर रेन है तो इसका मतलब क्या था? यहाँ पर इस एरिया में विंटर रेन क्यों आ रही थी? क्योंकि मैंने बोला था गर्मियों के टाइम पे दिस एरिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्लीज। गर्मियों के टाइम पे ईस्टर्लीज और सर्दियों के टाइम पे वेस्टर्लीज के अंदर आती है। तो वेस्टर्लीज के अंदर आने के साथ साथ इस जगह पे आपको सर्दी में रेनफॉल दिखेगी। फिर वही जो आपकी क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली चल रही है और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है, और वही वाली जो आपकी विंटर रेन है वो इंडिया में भी एंटर करती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको बारिश और माउंटेनियस रीजन्स में आपको स्नोफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, फिर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में वो क्या खास बात थी? मैंने कहा था सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे उगते हैं, ऑरेंजेस, ग्रेप्स। ठीक है, और अलग अलग टाइप के जो भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे उनकी रूट थोड़ी डीप होती है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लेमन वगैरह। ठीक है, और ऑलिव्स के लिए भी ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो फेमस है। ठीक है, फिर आपको क्या कहा था मैंने कि गर्मी में यहाँ पे ज़्यादा जो है वेजिटेशन नहीं होती है। गर्मियों के समय यहाँ उतनी ज़्यादा कोई बड़ी वेजिटेशन नहीं होती है। और वीट जैसे एरिया है तो आपका जो स्टेपे रीजन था वो इसके ऊपर की तरफ पड़ता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन से ऊपर की तरफ आपका क्या पड़ रहा था? स्टेपे रीजन। और स्टेपे रीजन में क्योंकि वो वीट बोल ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ से ये सारी जो है वीट वगैरह जो है खाने के लिए थोड़ी बहुत इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेपे रीजन जो है आपका वहाँ पर इसके जस्ट जो ऊपर वाला रीजन है वो क्या है? स्टेपे रीजन। ठीक है, और फिर मैंने आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बताया था। यहाँ पे विटिकल्चर जो है उसको किया जाता है प्रैक्टिस। विटिकल्चर मतलब वाइन के लिए आप जो ग्रेप्स को उगाते हो उसको बोलते हैं विटिकल्चर। ठीक है, और फिर अलग अलग टाइप की यहाँ पर आपको वाइन देखने को मिलती है, जिसका मैंने कुछ आपको नाम बताया था, पोर्ट वाइन, शेरी और शैंपेन वगैरह, ऐसे अलग अलग नाम है। ठीक है, GI जो उस एक पर्टिकुलर कंट्री को मिला है। ठीक है, वहाँ पर बनेगी तो तभी कहलाएगी। ठीक है, फिर आपको बताया था कि इस एरिया में तो मेडिटेरेनियन वाले रीजन में तो है। फिर अभी इस वाले फोटो में इसका नाम नहीं है, पर ये जगह कौन सी थी? कैलिफोर्निया। यहाँ पर ये जगह कौन सी है? पेरू के आसपास मान लो, या चिली है ना। यहाँ पर ये कौन सी जगह है? केप टाउन है ना, लिखा है साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर नीचे जो है जहाँ आपका फोटो देखेंगे मुरे और डार्लिंग का बेसिन है। ठीक है, मुरे डार्लिंग रिवर है, मुरे डार्लिंग बेसिन है ना, उसके जो है जस्ट नीचे वाली जगह जो है जहाँ पर आपका ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बना है। ठीक है, फिर ऑलिव के बारे में बात हुई थी, और ऑलिव वहाँ पर खाने में बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हम इससे आगे गए थे, और आगे हमने क्या देखा था? वार्म और टेम्परेट और ईस्टर्न मार्जिन। क्या? वार्म, टेम्परेट, ईस्टर्न मार्जिन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो डेवलप होता है ओवर चाइना में डेवलप होता है, इसलिए उसका नाम है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और उसी में से आपका वार्म, टेम्परेट, ईस्टर्न मार्जिन में से सबसे प्रोमिनेंट है आपका चाइना टाइप। गल्फ टाइप भी उसी का टाइप है, और जो नीचे नेटाल टाइप है वो भी उसी का ही एक टाइप है। और चाइना टाइप जो क्लाइमेट होता है उसमें खास बात क्या है? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कैसे होती है वो भी आपको बताया था कि गर्मियों के समय यहाँ पे ये एरिया कहाँ पर आ जाएगा? मॉनसूनल जो आपकी विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ चलेंगी। गर्मियों के ईस्टर्ली है ना, ईस्टर्ली ऊपर की तरफ आएंगी। तो इस एरिया में ऊपर की तरफ जो यहाँ का नीचे का एरिया है, आपको बताइए चाइना का नीचे का एरिया, इसका नाम क्या है? वही जहाँ पे आपको कल बताया था सबसे ज्यादा राइस का कल्टीवेशन होता है, सिंजुआन बेसिन है ना। तो सिंजुआन बेसिन जो है आपका नीचे की तरफ लोकेटेड है। अभी हम मैप में भी देख लेंगे, वहां पर आपकी सबसे ज्यादा क्या होती है? राइस की कल्टीवेशन। ठीक है, राइस की कल्टीवेशन होती है। तो राइस वहाँ का एक टाइप से
स्टेपल फूड भी है, ठीक है। इंडिया में भी आप देखोगे कि जहाँ पर वो वाले रीजन्स जहाँ पर खूब जो है पानी है और बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर 2-2, 3-3 बार जो है राइस एक साल में उगाई जाती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो उस जो बेल्ट है उस बेल्ट में उड़ीसा, वहाँ पर साल में 2-2 बार, 3-3 बार, वेस्ट बंगाल में तो 3-3 बार जो है राइस आपकी उगाई जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, ठीक है, ठीक है। कश्मीर में उगाते हैं 2 बार राइस, मुझे लग रहा है 2 बार तो उगती है ना, एक ही बार उगती है, एक ही बार उगती है, सिर्फ गर्मी में उगाते हैं। उसके बाद क्या उगाते हैं? ऑयल, वो सरसों लगाई होती है। पहले नहीं लगाते थे, मतलब मेरे को लग रहा है किसी किसी एरिया में अब लगाना स्टार्ट की है, पहले उतना सरसों वहाँ पे होती नहीं थी, यहाँ होती थी पहले भी, अब कम है। अच्छा, चलो जिस भी एरिया में आपको पता चल रहा है कि जिस एरिया में आपकी राइस नेचुरली आप ज़्यादा उगाओगे तो उस जगह पे कंजम्पशन भी आपका ज़्यादा होगा, वो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। फिर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में और खास बात क्या देखी थी? ठीक है, गर्मियों के टाइम तो मॉनसून की वजह से विंड, और सर्दियों के टाइम पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो ऊपर डेवलप होंगी उसकी वजह से बारिश। उसी के साथ में आपका था जापान, और जापान में भी आपको मैंने बताया था, जापान को अगर अभी हम जूम करके देख लेते हैं जापान को, कल थोड़ी बात यहाँ पे रह गई थी, वापस से यही लास्ट में यही किया था ना, यही करते करते जा रहे थे, जापान की बात हो रही थी और फिर वो चावल की बात चल रही थी पूरी, है ना, कि चावल यहाँ पे खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखोगे कि किसी भी डायरेक्शन में विंड आएगी तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडी है, हर जगह से उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, और हमेशा यहाँ पे येलो सी है ना, बीच में येलो सी है, तो मॉइस्चर उठाएगी और जापान में भी बारिश करेगी। और जापान आपको पता है एक आइलैंड है, जो कि कौन सा आइलैंड है? वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, जापान आपका वॉल्केनिक आइलैंड, और बीइंग अ वॉल्केनिक आइलैंड उसमें बहुत ही कम जो है एग्रीकल्चर करने की जगह है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने की जगह वहाँ पर है नहीं, मिनरल आपको वहाँ पे मिलते नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज़ से देखोगे कि जापान में कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना वहाँ पे कोई मिनरल मिलता है, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड है तो क्या होगा वहाँ पर? रॉक्स क्या होंगी? इग्नियस टाइप की रॉक होंगी, ठीक है, इग्नियस रॉक, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो मिनरल होते हैं वो तो या तो आपका इग्नियस सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होता है, या फिर सेडिमेंट्री आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। दूसरा क्या, वॉल्केनिक रीजन है तो बहुत सारा अनइनहेबिटेड एरिया रहेगा, बहुत जगह जो होगी वो खाली रहेगी, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर वॉल्केनो आने की संभावना ज़्यादा है, वो जगह क्या रहेंगी? खाली रहेंगी, ठीक है। और कुछ जगह होगी जो क्या होगी? बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। इसीलिए आप 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखना आया था कि टोक्यो में जो है जापान की जो सरकार है वो लोगों को पैसा दे रही है कि आप टोक्यो छोड़ के बाहर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, वर्ल्ड की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो सिटी है वो क्या है? टोक्यो, ठीक है। तो जो जापान की सरकार है वो बोल रही थी कि आप हमसे पैसे लो और टोक्यो को आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि है तो आइलैंड है, क्या है? आइलैंड ही है ना, अलग अलग टाइप के आइलैंड है, इनके नाम हमने पढ़े थे, जापान के अलग अलग टाइप के जो आइलैंड थे उनके नाम क्या थे, है ना, होकाइडो, होंशु, ये सब आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताए थे, चलो देखेंगे। तो ये एक चीज़ होगी। तो दूसरी क्या, आपको एक चीज़ पहले भी मैंने बताई थी कि क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए कोई जगह नहीं है, बारिश यहाँ पे हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर आपकी कौन सी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है? ओयाशियो और कुरोशियो, ठीक है, दोनों जब आपकी वार्म और कोल्ड करंट वहाँ पे मिलेगी तो एक फिशिंग ग्राउंड वहाँ पे बनता है, इसीलिए फिश जो है वहाँ की डाइट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है, पहले भी आपको मैंने बताई। फिर एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, अभी बता दूंगा, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा, चलो सुन लो, वहाँ पर भी सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। तो सी फूड तो खाते ही हैं, सी फूड तो खाते ही हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वेल है ना, वेल्स आपको पता है ना, वेल, तो वेल्स का भी ये क्या करते हैं? शिकार, और वेल्स को भी खाते हैं। और पहले बैन लगाया गया था कि आप वेल को मत मारो, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, जो कि हमने तब पढ़ा था जब हमने क्या देखा था? यूएन क्लॉज, याद है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, याद है? यूएन क्लॉज, जब हमने यूएन क्लॉज पढ़ा था, उसके नीचे एक अथॉरिटी थी जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA था। उसी के अंडर, ये यूएन क्लॉज के अंडर एक और अथॉरिटी जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, IWC, इसी के अंडर होती है, ठीक है, यूएन क्लॉज के अंडर, ठीक है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। और इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन आपको बोलती है कि आप इसको ज्वाइन करोगे तो फिर आप वेल का शिकार जो है वो नहीं कर सकते हो। तो आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
जापान कभी उसको ज्वाइन करता है, कभी उससे हट जाता है, कभी ज्वाइन करता है, कभी हट जाता है। अभी लेटेस्ट वो हट गया था, ठीक है, पहले उसने ज्वाइन कर रखा था, बाद में वो हट गया, ठीक है। और उसने बोला कि नहीं भाई, ये तो वेल का मतलब खाना तो हमारी परंपरा है, ठीक है, ट्रेडिशन है, ठीक है, जापानीज ट्रेडिशन में है वेल को खाना, ठीक है। तो वो वापस इसमें से बाहर आ गया था, ठीक है। करंट अफेयर की न्यूज़ है, चलती रहती है, आप उसको देखते रहना, वापस से भी देखेंगे। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि कोल्ड और वार्म ओशन करंट वहाँ पे मिल रही है वहाँ पे क्या होती है, फॉग की फॉर्मेशन होती है। अब आप एक चीज़ देखो, जहां पर भी आपकी ये कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिल रही है, या फिर जहां पर आपकी टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन की एक खास बात क्या होती है कि वहां पे फिश जो होती है वो क्या, आपकी बुक में लिखा है, क्या लिखा है, फिश ज्यादा नहीं, फिश झुंड में चलती है। तो एक स्पीशी की फिश जो है ना वो आपको एक जगह पे ज्यादा दिखेगी, ठीक है। जैसे आपका होता है ना, समझ रहे हो, जैसे ट्रॉपिकल रीजन था, तो ट्रॉपिकल रीजन में आपने क्या देखा, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पीशी के पेड़ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पीशी के पेड़ आपको दिख रहे हैं। ट्री की, नॉर्मल ट्री की अगर बात करें, वैसे ही जैसे हम ट्रॉपिकल से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेट रीजन में, तो हर जो बीट आपका ट्री हो या फिर एनिमल हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, उन सब की वैरायटी जो होती है ना, वैरायटी में कमी आती है और सिंगल वैरायटी जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको ट्रीज दिख रहे थे ना, वैसे ही आप अगर ऊपर चलते जाओगे टेम्परेट रीजन, फिर आप ऊपर टियागा और टुंड्रा, तो एक टाइप की जो स्पीशी होगी ना वो आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप किसी ट्रॉपिकल रीजन में आप फिशिंग करते हो तो मछलियां क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की मछलियां, आपको एक बारी जाल डालोगे ना अलग अलग टाइप की मछली दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन टेम्परेट रीजन में अगर आप फिशिंग करोगे तो क्या होता है, अगर आपने जाल फेंका तो एक टाइप की फिश जो होती है ना वो झुंड में चलती है, इसलिए आप एक बारी फिशिंग करोगे ना तो एक टाइप की फिश आपके जाल में आ जाएगी, बात समझ आई। तो ये जो है एक खास बात है इस रीजन के बारे में। फिर आपको क्या बताया था, चाइना टाइप, उधर आपको बताया था गल्फ टाइप, है ना, इधर क्या बताया था, गल्फ टाइप। और गल्फ टाइप से आपकी एक स्ट्रीम जा रही थी, इसका नाम क्या था, गल्फ स्ट्रीम, है ना, गल्फ स्ट्रीम जा रही थी। गल्फ स्ट्रीम यहां पे आपका क्या दे रही थी, वार्मिंग इफेक्ट दे रही थी। इस एरिया से गल्फ स्ट्रीम जाएगी तो क्या देगी, वार्मिंग इफेक्ट। ये गल्फ जहां टाइप आपका लिखा है उसकी जस्ट ऊपर आपकी गल्फ स्ट्रीम जो है वो किससे आके मिल रही है, लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट से मिल रही है। गल्फ स्ट्रीम आपकी किससे मिलेगी, लैब्राडोर करंट से। तो वहां पर भी आपका फिशिंग ग्राउंड आपको पता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी किसके बारे में, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। थोड़ा सा और अगर आपको जानना है, वैसे तो वर्ल्ड स्ट्रीम हम देखेंगे कि चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, चाइना में और आपके हिसाब से कौन सी आपको लगता है कि आपने करंट अफेयर पढ़ा है या ऐसे नॉर्मल चीज़ पढ़ी, आपको क्या लगता है कि चाइना में और किस चीज़ का एग्रीकल्चर किया जाता है, या चाइना किस चीज़ की प्रोडक्शन में जो है काफ़ी आगे है। वीट के प्रोडक्शन में भी है, मतलब राइस में तो है ही है, ठीक है, राइस में तो है, वीट में भी है, कॉटन में भी है, ठीक है, कॉटन में भी है। फिर सिल्क में भी है, सीरीकल्चर जिसको आप बोलते हो, वो भी बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, चाइना में। फिर टी भी है। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने क्या किया, क्लाइमेट पढ़ लिया, फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे तो समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टाइप का क्लाइमेट था इसीलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ उगती है, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही समझ आएगा। तो अभी क्लाइमेट देख लिया तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि ये अगर ये वाला यहाँ पे इस चीज़ का एग्रीकल्चर हो रहा है, ये वाली क्रॉप यहाँ पर उग रही है, तो इस क्रॉप को उगने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो अगर वो कंडीशन इसको इस एरिया में मिल रही है इसी जगह, इसीलिए ये क्रॉप जो है इस एरिया में उग रही है। तो फिर उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कुछ क्रॉप्स होंगी या कुछ एग्रीकल्चर होगा जो नेचुरली उस रीजन में किया जा सकता है, कुछ क्या होगा फोर्स्ड, आप बाहर से कंडीशंस को बना रहे हो और उसकी वजह से आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हो। जैसे कॉटन है आपका, तो कॉटन आपका इंडिया में आपको पता है कि सबसे बेस्ट उगता है गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि पंजाब और हरियाणा में भी उसको उगा रहे हैं। तो वो क्या है, एक टाइप से फोर्स्ड टाइप से आप उसका एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि कॉटन क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना, कॉटन को पानी चाहिए होता है ना, तभी क्लेई वाली सॉइल में उगती है, ठीक है, पानी चाहिए उसको, ऊपर से चाहिए उसको, उसकी बॉल जो है उसको तो चाहिए 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डे, लेकिन उसकी जो जड़ है ना वो सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर क्या एलुवियल सॉइल और नीचे क्या है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की क्या खास बात होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इसके कारण अगर आप वहां पर कोई ऐसी चीज उगाओगे जो कि वहां पे नहीं उगनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पानी देना पड़ेगा। उसकी वजह से आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, पंजाब हरियाणा में वाटर टेबल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और वो सारी चीजें, है ना, पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये आपका था क्या, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बाद देख लिया
चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बाद हम नेक्स्ट चीज में जा रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो आप लिख लो क्या, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ब्रैकेट में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रैकेट में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो आप एक बारी आप देखो जरा, ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट सबसे ज्यादा जो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन है आपका, तो आपको समझ आ रहा है, एक तो वार्म टेम्परेट अगर यहाँ पे था, ये क्या है, मेडिटेरेनियन था, यही था मेडिटेरेनियन था, तो इससे क्या है ऊपर, तो क्या है कूल भी है, टेम्परेट भी है, और कहां पर है, वेस्टर्न मार्जिन में है। कहां पर है, वेस्टर्न मार्जिन में, तो यहां पर भी है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जिसका नाम क्या है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की भी क्या खास बात है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की ये खास बात होती है कि यहां पर क्या होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर तो है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर तो है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की आप सबसे पहला उसका ए पॉइंट लिखो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट फर्स्ट सबसे पहला आप लिखो बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सबसे पहला क्या लिखोगे, बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, बिकॉज बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, बिकॉज नॉट टू कोल्ड, because it is not too cold, because it is not too cold like the taiga region, because it is not too cold like the taiga region, ये है ना, अभी हम देखेंगे इसके आगे वाला टाइगर रीजन, ठीक है, इससे जो ऊपर पड़ता है, ठीक है, because it is not cold like the tiger region and not warm and not warm like the मेडिटेरेनियन रीजन, एंड नॉट वार्म लाइक द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन आपने देखा ना, यहां की तरफ पड़ रहा था, देखा था, तो जब गर्मी में यहां पर ईस्टर्ली चलेगी तो गर्मी में आपको पता है यहां बारिश नहीं होगी ना। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की खास बात क्या थी, विंटर रेन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऐसा क्लाइमेट भी नहीं है कि गर्मी में बारिश ना हो, ताकि आपकी गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी, अगर बारिश हो जाए गर्मी में तो क्या टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही गर्मी में, तो क्या है थोड़ा गर्मी थोड़ी ज्यादा रहेगी, विंटर जो है वो क्या होगी, विंटर में बारिश होगी, ठीक है। और इससे आप ऊपर चले जाओगे तो कौन सा रीजन है, टाइगर रीजन, वहां पे तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। तो इन दोनों रीजन के बीच का रीजन है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, सेकेंड क्या लिखा, नॉट टू कोल्ड लाइक द टाइगर रीजन, नॉट वार्म एज मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। और थर्ड इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सही बात है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तीन चीजें किसके बारे में, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। फिर जहां पर मैंने आपको ये चीज लिखवाई कि बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, तो वैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं नहीं खुद से बना रहा, बुक में लिखते हैं क्या, इट इज बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो आपका वो होता है ना क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, एचडीआई आपने पढ़ा होगा, किसने निकाला था वो इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका कौन निकालता है, अच्छा पहले ये बताओ, वर्ल्ड बैंक निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अरे मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं कन्फ्रंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में से निकल गया है कौन निकालता है, आप एक बार ही देखना घर जाके, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय वन ऑफ द पाकिस्तानी पर्सन, ठीक है, कोई पाकिस्तानी एक पर्सन था, आप क्या बोल सकते हो, इकोनॉमिस्ट या ऐसा कोई बंदा था, उसने वो उसके अंदर पैरामीटर्स होने चाहिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, वो उन्होंने प्रपोज किया था, फिर उसको जो है वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया, उस हिसाब से अब कोई और निकालता है। तो कहने का मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होगा उसमें जैसे आप देखते हो कि इंडिया जो है काफी पीछे है, तो क्योंकि ये रहने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह, मैंने आपको लिखा है क्या, बेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो यहाँ का जो एचडीआई होगा, इस एरिया के अराउंड जो भी कंट्रीज पड़ेंगे उनका एचडीआई जो होता है वो नॉर्मली ही जो है काफी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे गर्मी है, तो गर्मी में आपको यहाँ पे गर्मी में एसी नहीं चल रहा है, तो आपको बोल अरे बहुत गर्मी है, पढ़ाई नहीं हो रही है ना,
अभी सर्दी है कि तो क्या है, अरे बहुत ही सर्दी हो गई, अब तो कैसे पढ़ना है, अब तो पढ़ ही नहीं सकते, है ना। दोनों ही जगह आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। तो यहाँ क्या कहने का मतलब है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, एक नॉर्मल सा टेम्परेचर जो है ब्रिटेन में मेंटेन रहता है। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर हमने तो चेक किया था लंदन में -डिग्री चल रहा था, चलेगा, उससे लेना देना नहीं है। पर मैंने क्या बोला, नॉट एज कोल्ड एज टाइगर रीजन, ठीक है। टाइगर में तो गर्मियों में भी माइनस चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे वो जो ऊपर वाला है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है, तो ना उतनी ठंडी है पर गर्मियों में क्या कूल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। फिर बेस्ट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं अगर वो खुद को सुपीरियर मानते हैं और उन्होंने दुनिया पर राज किया तो मतलब उनका जो है बुद्धि का विकास उतना हो चुका था कि उनको लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर की बात हुई यहाँ पर, ठीक है। तो गर्मियों के समय तो आपको समझ आ रहा है। आप ये देखो कि आप एक चीज देखो, ये वाला एरिया तो कब आ रहा था, सर्दियों के समय आ रहा था वेस्टर्ली के अंदर, है ना। सर्दियों के समय ये एरिया किसके अंदर आ रहा था, वेस्टर्ली के अंदर। अच्छा यहाँ पे तो आप देखोगे वेस्टर्ली चलेगी चलेगी, है ना। ये जो ऊपर वाला रीजन है ये थोड़ा ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे तो वेस्टर्ली चलेगी, ठीक है। तो वेस्टर्ली चलेगी तो वेस्टर्न मार्जिन पे तो बारिश तो करवाएगी। वेस्टर्ली है, वेस्टर्न मार्जिन पे ही लोकेटेड है तो बारिश करवाएगी, ठीक है। और सेकेंड चीज यहां पर आपको मैंने बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यही आपका ब्रिटेन है, यही है ना ब्रिटेन, है ना। ये क्या है आपका, ये तो स्पेन है, ये तो यहाँ पे फ्रांस वगैरह है ना। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से कहाँ डेवलप हुआ है, ब्रिटेन के ऊपर। तो यहाँ पे एक सी है जिसका नाम क्या है, नॉर्थ सी। याद है हमने पेट्रोलियम रिजर्व्स देखे थे, याद है पेट्रोलियम रिजर्व्स देखे थे, वहां पर हमने देखा था किसको, नॉर्थ सी को, ठीक है। तो आप गर्मियों में तो क्या हो रहा है, वेस्टर्ली से बारिश हो रही है, और सर्दियों में क्या हो रहा है, ऊपर से जो ठंडी हवा आ रही है वो वापस नीचे की तरफ आएंगी और नॉर्थ सी से लेंगी मॉइस्चर और वापस से बारिश करवाएंगी कहां पे, ब्रिटेन में, ठीक है, ओवर इंग्लैंड जिसको आप बोलोगे, ठीक है, यूके। तो यहां पर दोनों ही टाइम जो है आपको बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होगा, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल। आपने देखा होगा मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, सुबह धूप और 2 ओवर फेंके और अचानक से बारिश, ठीक है। तो क्या ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा, क्या मैं आपको बताता हूँ, शर्लॉक होम्स आपका फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो जब भी आप देखोगे कमरे से बाहर निकलते तो क्या कोट भी पहना होता है ठंडी वाला और छाता भी पकड़ के रखता है, ठीक है, देखा आपने। उसके हाथ में क्या होता है, छाता भी होता है, क्योंकि उसको पता है कभी भी बारिश हो सकती है, ठीक है। और ठंडी है तो लॉन्ग कोट भी पहनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा और चीज देखते हैं कि आप ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में और खास बात क्या है। समझ आ रहा है आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में हमें जाननी है वो क्या है, यहाँ की आपको क्लाइमेट के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, वेजिटेशन। तो क्या ऐसी वेजिटेशन है जो कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में उगती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ट्री क्या होते हैं, एक वैरायटी के ट्री जो है वो चलते रहेंगे, जैसे आपको भी बताया ना मैंने, क्या एक वैरायटी के ट्री चलेंगे और एक वैरायटी के ट्री चलेंगे, उतने ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी जो आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अलग अलग टाइप के ट्रीज वैसे वहाँ पे नहीं उगते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन में जाते जाओगे, एक वैरायटी जो होगी किसी की वो ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। जैसे अभी हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे कनाडा में जाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे वहाँ पे मेपल ट्री जिसको आप बोलते हो, मेपल, है ना, बहुत ज़्यादा आप देखोगे। कोई भी अंग्रेजी मूवी तो क्या बोलते हैं हम, मेपल सिरप डाल के खाएंगे, ठीक है, मेपल सिरप, है ना। वो मेपल ट्री से आपका क्या निकलता है, मेपल सिरप, जो क्या होता है, स्वीट होता है एज हनी, ठीक है, हनी की तरह वो स्वीट होता है। वहाँ पर जो है चीनी का इस्तेमाल नहीं करता मेपल सिरप का। जैसे आप अपना, जैसे आप श्रीनगर में ही चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, ठीक है, तो आप देखो वहाँ पर आपका चिनार का जो पेड़ है वो आपको ज़्यादा दिखता है, ठीक
ठीक है। कुछ एक दो वैरायटी है जो आपको ज़्यादा दिखती है, और आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो आपको थोड़े अलग अलग टाइप के पेड़ दिखने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे आप हाइट में थोड़ा ऊपर जाते हो ना, तो कोई एक या दो तीन पर्टिकुलर वैरायटी के जो ट्रीज होते हैं वो आपको प्रोमिनेंटली दिखने को मिलते हैं। ऐसा ही होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे और आप ऊपर की तरफ जाओ, जैसे गुलमर्ग चले गए, पहलगाम चले गए, तो वो पाइन वाले ट्रीज जो होते हैं वो आपको ज़्यादा दिखते हैं, फिर वो एकदम लाइन में लगे होते हैं दूर दूर तक, है ना, ठीक है। फिर वहाँ पर आप ये नहीं ढूंढ सकते कि यहाँ पे आम का पेड़ नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, वो तो आप फिर कहीं पे उगाओगे खुद से। वो क्या हो गया, आपने खुद से किया है ना। नेचुरली ग्रो होने वाले जो फॉरेस्ट हैं उसमें एक वैरायटी दिखेगी। जैसे आप भदरवा चले गए, डोडा चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे देवदार का जो पेड़ होंगे तो वो फिर वैरायटी एक लाइन से लगे होंगे पूरे फॉरेस्ट में, ठीक है। तो हम बोलेंगे देवदार का ही फॉरेस्ट है वो पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो ट्रीज होंगे एक वैरायटी के ट्री जो होगा वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वुड भी जो है वो हार्ड वुड से सॉफ्ट वुड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। वुड भी जो है वो हार्ड वुड से सॉफ्ट वुड में कन्वर्ट हो रही है। तो हार्ड वुड से सॉफ्ट वुड में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे पेड़ों को आप काट सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, वुड कटिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो लंबर जैक्स, तो वहाँ पर होंगे और वो पेड़ों को काट सकते हैं, ठीक है। पर इंडिया की फिर आप एक चीज़ देखो कि क्योंकि वो तो HDI वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी कंट्री है, ठीक है, तो एकदम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की तरह जो है नरसंहार चालू नहीं कर देंगे वो जो है फॉरेस्ट का नरसंहार मतलब आप चले गए और बस अंधाधुंध आपने काटना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर पूरी प्रॉपर जो है आप पूरी एज निकालोगे ट्री की कि ये कितनी इसकी एज होगी और अब काटने लायक है नहीं है, और फिर आप काटोगे तो अगर एक काटोगे तो उसके बदले दो तीन जो है आप उसको प्लांट भी करोगे कहीं पे, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हुई, ये क्या हो गया एक टाइप से, नहीं, ये तो क्या है वुड कटिंग इंडस्ट्री। अब वुड कटिंग इंडस्ट्री तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। पेपर किससे बनता है आपका, वुड से, ठीक है। और फिर वुड से आपकी और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। वुड का फर्नीचर का जो सामान होता है बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे श्रीनगर में भी होती है ना, श्रीनगर में भी होती है। फिर वहाँ पे अखरोट की जो होता है पेड़ से उसका वो बहुत सारा वो करते हैं, नक्काशी वक्काशी करते हैं, है ना। थोड़ी मेरे को इन्फॉर्मेशन है ना, मैं वहाँ रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ क्या होगी कि एज निकाली जाती है पहले ट्री की और उसके बाद उसको काटा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एफॉरेस्टेशन भी उसके बदले किया जाता है। तो ये आपका क्या है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पर जो है आप देखो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेजिटेशन में क्या लिख लो, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, ठीक है। फिर आप एक बुक जो है आपकी, ये NCERT है या फिर वो बाजीराम वाली बुक है, उसमें बुक के साइड में एक कॉलम बना होता है, ठीक है। उस कॉलम में एक चीज़ थी जो मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी कि जैसे सर्दियों का समय है तो सर्दियों के समय ये एज निकाल के पेड़ को काट देते हैं, ठीक है। सर्दियों के समय एज निकाल के पेड़ को काट देते हैं जब आपकी जो रिवर्स होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, वो उसमें बर्फ़ होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी स्प्रिंग आती है तो उसको काट के वो नदी में छोड़ देते हैं। और गर्मियों के समय जब आपकी जो नदी है वो पिघलती है, उसके ऊपर की बर्फ़ पिघलती है, पानी चलने लग जाता है, तो वो आपके जो लॉग्स हैं सारे वो नीचे की तरफ आते हैं बह के, और उसी के साइड्स पे आपकी वुड कटिंग इंडस्ट्री होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो होता है वो आपका बच जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, वुड कटिंग इंडस्ट्री, और यहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें उगती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। और कुछ जो थोड़ी मेन पेड़ के नाम है वो आपकी अभी बुक खोलेंगे ना, वहाँ से उसको हम अभी रीड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बेसिक किसके बारे में, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप एक चीज देखो, ये वाली जगह कौन सी है, ये वाली जगह कौन सी होती है, यहाँ पर कौन सी कंट्री है, ये यहाँ पर कौन सी कंट्री है, हाँ तो ये इसको चिली है ना, चिली का रीजन है, ठीक है। ये यहाँ पर इससे पहले हमने एक क्लाइमेट पढ़ा था जो यहाँ पर था, कौन सा था वो, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट था। इससे पहले क्या पढ़ा था, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। तो जो आपका साउथ अफ्रीका का रीजन है ना, वहाँ पर आपका क्या है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है जहाँ पर आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अफ्रीका में एक छोटा सा रीजन होता है जहाँ पर आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और उसके अराउंड, उसके थोड़ा आगे पीछे कौन सा है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो कुछ आपके ब्रिटिशर्स जो यहाँ पहले रहते थे वो यहाँ पर अभी भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा होता है, ऐसा बुक में लिखा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें है ना, जैसे इंडिया में भी यहाँ पर उनको नीचे गर्मी लगती थी तो
शिमला में चले जाते थे। शिमला में उन्होंने पूरा जो है नहीं सेकंड कैपिटल जिसको बोलते हैं शिमला में बनाई थी। तो जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो डलहौजी तो वहीं पर रहता था, है ना। डलहौजी जो था आपका लॉर्ड डलहौजी, तो उसको गर्मी लगती थी तो क्या करता था, हिमाचल में चला जाता था। वैसे ही जहाँ पे आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखेगा तो वहाँ पर आज के टाइम पे भी आपकी कुछ जो है ब्रिटिश पॉपुलेशन वो रहती है ना। जिसका एग्जांपल आपको पता है आपकी एबी डिविलियर, है ना। एबी डिविलियर ब्रिटिशर नहीं है, डेनमार्क मतलब डेन वाली है, ठीक है। डेनिश उसका बैकग्राउंड है, पर क्योंकि वो यूरोपियन है और वो यहाँ पर, क्योंकि आप अफ्रीका को देखोगे, अफ्रीका की अगर आप हिस्ट्री देखोगे वहाँ पे वो अलग अलग जो जगह है उसमें अलग अलग टाइप की कंट्री रहती थी, देखिए आपने। इसीलिए जो आपका अफ्रीका है वो बाकी आप वर्ल्ड की चीज़ देखो, वर्ल्ड के आप स्टेट्स को जैसे काटा गया है ना, उस हिसाब से आप देखोगे तो ये बहुत ऐसी सीधी सीधी कटी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे ना ऐसी ऐसी है, इसमें स्टेट्स खोल के देखोगे ना आप अफ्रीका को, एकदम सीधी सीधी कटी होती है, देखा आपने, ठीक है। आपस में उन्होंने बात कर ली थी कि आप जो है इतना इतना एरिया सीधा सीधा काटो, ये आपका इतना इतना एरिया सीधा सीधा काटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी की भी कॉलोनी होगी, यहाँ पे फ्रांस की भी कॉलोनी होगी, यहाँ पे ब्रिटेन की भी कॉलोनी होगी, यहाँ पे इटली की भी कॉलोनी होगी। जो ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पर एक कंट्री आएगी जिसका नाम क्या था, यहाँ पर इथियोपिया था। इथियोपिया एक कंट्री थी अफ्रीका में, जिसको पहले क्या बोलते थे, एब्सीनिया। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री की कि एब्सीनिया ने इटली को हरा दिया था, ठीक है, कि एब्सीनिया डिफीटेड इटली। जैसे आप 1905 में आप देखोगे कि रशिया ने जापान के ऊपर अटैक किया था। 1905 में रशिया ने जापान के ऊपर अटैक किया, लेकिन जापान ने रशिया को हरा दिया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट वो था किसके लिए, रशिया के लिए। वैसे क्या हुआ था यहाँ पर इटली भी क्योंकि एक टाइप पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट उसने पॉलिसी अपनाई थी। जब आपको पता है कौन थे, मुसोलिनी थे। मुसोलिनी जब आपके आएंगे, मुसोलिनी जो आपके आएंगे वो क्या करेंगे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे और वो भी क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जो है उनके अंडर में आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एब्सीनिया नाम की जगह होगी जिसको आज के टाइम पे इथियोपिया कहते हैं। तो एब्सीनिया की लड़ाई होगी किसके साथ, इटली के साथ, और उसमें एब्सीनिया जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है तक, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है, वो भी हमारी हिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था और ऐसा हो गया तो कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है, ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको किसके बारे में बताया, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो वैसे एक आपका है कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसको आप बोलते हो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये उसकी है फोटो, ये है उसकी फोटो, जिसको क्या बोलेंगे हम, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ठीक है। कूल भी है, टेम्परेट भी है, और क्या है, ईस्टर्न वाले मार्जिन पे लोकेटेड है, ठीक है। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, या फिर फॉर एग्जांपल मतलब ब्रैकेट में लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये लिखा है लॉरेंशियन, ठीक है। आपने पढ़ा था ना वहां पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम क्या है, लॉरेंशियन प्लेट्यू, पढ़ा था, कनाडा के ऊपर है लॉरेंशियन प्लेट्यू। अभी हम देखेंगे, बस एटलस खोल के आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये इस जगह को क्या बोलेंगे, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन या फिर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो कहाँ डेवलप हुआ है, एक तो इस जगह डेवलप हुआ है जहाँ पर आपकी क्या है, ग्रेट लेक्स, कॉपी में लिखो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखो बेस्ट डेवलप इन एरियाज अराउंड द ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, ठीक है। और सेकंड कहां पर आपका डेवलप हुआ है, ये आपको क्या दिख रही है जगह, ये जगह कौन सी है, ये चाइना है? ये जगह कौन सी है, ये क्या है, ये जापान है, ये क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये वाला जो ऊपर का रीजन है यहाँ पर आपका क्या है, एक टाइप से लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, सही बात है, ठीक है। अब लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या खास बात होती है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी आपकी बारिश हो जाती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वेस्टर्ली के दूसरी वाली साइड पड़ रहे हैं, है ना,
वेस्टर्ली यहाँ से चल के आएगी तो इस जगह पूरे लैंड पे बारिश करवाएगी, ठीक है। तो ये पूरे उसके ईस्टर्न मार्जिन पे पड़ रहा है। वेस्टर्ली के कोई चीज ईस्टर्न मार्जिन पे पड़ेगी तो वहां पर बारिश नहीं होगी, ऐसा ही होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि आप डेजर्ट देख रहे थे तो ईस्टर्ली के वो वेस्टर्न मार्जिन पे पड़ रहा था, इसलिए वहां बारिश नहीं हो रही थी। तो वैसे ही वेस्टर्ली की ये जगह जो है कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वो ईस्टर्न साइड पे पड़ती है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे बारिश होनी नहीं चाहिए, पर क्या होता है कि जब आपकी वेस्टर्ली यहाँ से चल रही होती है तो बीच में क्या पड़ती है, ग्रेट लेक्स, और ग्रेट लेक्स से ही आपका मॉइस्चर उठाएगी, तो इसलिए यहाँ पर आपके बारिश करवाएगी। तो अब ये ग्रेट लेक्स क्या है, कैसे यहाँ पे बारिश करवा रही है, आप एक बार जो है अपना एटलस खोलो और उसमें अमेरिका को निकालो। ठीक है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको समझ आया। लॉरेंशियन, अच्छा एक चीज समझो, ये आपका क्या है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पे जगह कौन सी है, न्यूयॉर्क। कौन सी सिटी है, न्यूयॉर्क। अच्छा, इसी के लैटिट्यूड में सीधे में यहाँ पर आपका एक क्लाइमेट डेवलप हो रहा है जिसका नाम क्या था, इस सेम लैटिट्यूड में आपका यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है, यहाँ पर क्या है, सेम लैटिट्यूड में यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी इससे पहले क्या पढ़ा, ब्रिटिश टाइप पढ़ा, ब्रिटिश टाइप पढ़ा ना, पढ़ा, जो कि क्या था, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो कूल टेम्परेट का वेस्टर्न मार्जिन पड़ेगा ना, ईस्टर्न टाइप, चाइना टाइप नहीं हो सकता। चाइना टाइप क्या होता है, वार्म वाला। चाइना टाइप क्या है, वार्म टेम्परेट। हमें क्या इससे पहले क्या पढ़ा, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्या होता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जहां पर आपका लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप होगा सेम लैटिट्यूड में यूएसए में, वहां क्या डेवलप होगा, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। बात समझ आई, बात समझ आई। अच्छा, ये वाली आप नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल जहां पर आपको मैप दिया गया है उसको आप एक बारी देखो, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ से अगर आपकी वेस्टर्ली चल रही है और वेस्टर्ली चलेगी तो आप देखो यहाँ पे कुछ लेक्स हैं यूएसए की, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एक लेक दिखेगी जिसका नाम क्या है, लेक सुपीरियर, ठीक है। एक का नाम है लेक सुपीरियर, एक का नाम है लेक मिशिगन, है लेक मिशिगन, फिर आपकी है लेक ह्यूरॉन, फिर आपकी लेक एरी और लेक ओंटारियो है। तो ये सारी आपकी क्या है, ग्रेट लेक्स। और वहीं पर आपको दिख रहा है नाइगरा फॉल्स, दिखता है नाइगरा फॉल्स। तो नाइगरा फॉल्स जो है ना, वो एक्चुअल में आप देखोगे कि आपका यूएसए और कनाडा वो एकदम उसकी बाउंड्री टाइप की होती है, वहां पर आपको नाइगरा फॉल्स दिखते हैं, ठीक है। वहां पर आपको नाइगरा फॉल्स दिखते हैं, ठीक है, दिख रहा है। इसके आप जस्ट ऊपर की तरफ देखो तो वहां पे लिखा है कैनेडियन शील्ड और राइट हैंड साइड पे लिखा है लॉरेंशियन प्लेट्यू, ठीक है। क्या लिखा है, लॉरेंशियन प्लेट्यू। तो ये लॉरेंशियन नाम की जगह है, लॉरेंशियन नाम का वहां पर क्या है, प्लेट्यू है, इसीलिए इस टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम क्या पड़ा है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम क्या पड़ा है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या खास बात होगी, एक तो आपको ये चीज समझ आ गई। दूसरा, बुक में हम देख लेंगे वेजिटेशन जो है उतनी खास कुछ होगी नहीं। अब यहाँ लॉरेंशियन टाइप से और ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होगी वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी, ज़्यादा ठंडा इलाका हो जाएगा। और कुछ ही जैसे ओक और बर्च या फिर एल्म, ये कुछ ट्रीज होते हैं ना, जैसे जो आपको माउंटेनियस रीजन पे दिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया में तो क्या बोलते हैं, चीड़ का पेड़, CHIR, है ना, चीड़। चीड़ क्या है, आपको जैसे चीड़ का पेड़ दिखता है तो समझ आता है कोई ऊंचाई या फिर ठंडे वाले इलाके में एंटर हो गए, ठीक है। एंड जैसे आप प्लेन से ऊंचाई की तरफ जाओगे तो चीड़ का पेड़ दिखेगा तो समझ आ गई कि ठंड स्टार्ट होगी और कोई एलिवेशन पे पहुंच गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज होंगे जिसका नाम क्या होगा, ओक, एल्म और बर्च, उसको देखेंगे हम थोड़ी देर अभी इस बुक से, ठीक है। तो ये क्या है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर आपको समझ आया कौन कौन सी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आपको याद करना है, कहाँ से याद करना है, ईस्ट से वेस्ट साइड में आप एक बार अपनी नोटबुक खोलो, एक बार अपनी नोटबुक खोलो और वहाँ पर आप एक हेडिंग डालो, ग्रेट लेक्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे लिखो, ग्रेट लेक्स, ताकि अभी आप ऐसा लिख के रखो, फिर जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वापस से नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा वर्बली, तो तब तक आप इसको याद करके रखना, ठीक है। ग्रेट लेक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट
डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वहाँ पर एक लेक है जिसका नाम क्या है, लेक ईस्ट साइड से, ठीक है। ईस्ट साइड से आप देखोगे तो सबसे पहले आपकी लेक आ रही है जिसका नाम क्या है, लेक ऑन्टेरियो है, लेक ऑन्टेरियो। लेक ऑन्टेरियो के बाद आप सेकंड नंबर की आप लेक आएगी तो लेक का नाम क्या है, लेक एरी है, लेक एरी। लेक एरी के बाद आप देखोगे तो क्या है, लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन के बाद आपका लेक मिशिगन और सबसे लास्ट में लेक सुपीरियर, ठीक है। ठीक है, लिख लिया आपने, लिख लिया तो चलो सही, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करो ताकि अगर कोई मिलता जुलता सवाल कहीं पर भी आपको पड़े तो आप इसको कर पाओ, ठीक है। ठीक है, आप देखो, आपको इस एटलस में आप वापस से देखो, आप देखो जहाँ पे आपका लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट लिखा है वहाँ पे उसके राइट हैंड साइड में ही आपकी क्या है, बे ऑफ फुंडी है। बे ऑफ फुंडी किसके लिए मशहूर थी सबसे ज्यादा, यहाँ पर क्या था, टाइडल रेंज थी। बे ऑफ फुंडी में क्या था सबसे ज्यादा, टाइडल रेंज। तो वहां पर एक आइलैंड था जो मैंने आपको बोला था कनाडा का आइलैंड है जिसका नाम क्या था, नोवा। क्या आगे, नोवा के आगे नोवा स्कोटिया आइलैंड, ठीक है। और नोवा स्कोटिया आइलैंड जो था कनाडा का, वो आपका जो है, या फिर आपका बे ऑफ फुंडी जो है, ये सारा एरिया आपके कौन से क्लाइमेट के अंडर आता है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। देखो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ लिखा है उसी के राइट, लॉरेंशियन प्लेट्यू जहाँ लिखा है उसी के राइट हैंड साइड में आपका क्या लिखा है, बे ऑफ फुंडी लिखा है। अब जहाँ लिखा है लॉरेंशियन प्लेट्यू उससे थोड़ा और ऊपर की तरफ जाओ, ये बे ऑफ फुंडी से ऊपर की तरफ जाओ, वहां पर आपका एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। याद आ रहा है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड याद है। अच्छा बताओ ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड किसके लिए मशहूर था, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड किसके लिए मशहूर था, आप फोटो में देख सकते हो, आप फोटो में देखो जरा, फोटो में आप देखो जहां पर आपका न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है ना, ये इस जगह पे है, इसका भी आप यहाँ पर भी क्या है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। उसको एटलस से मैच करने की कोशिश करो जरा, देखो है, ये है इस ये है आपका न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, यहाँ पर है इस एरिया के आसपास आपका क्या है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे पूरे आइलैंड पे नहीं है, पूरे आइलैंड में नहीं है, उसके अपर वाली टिप के आसपास जो है आपका थोड़ा सा लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लेकिन ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड आपको मैंने बताया कब था, क्या हुआ था यहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में क्या हुआ था, करंट मिली थी, करंट मिली थी, करंट न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में कौन सी गल्फ स्ट्रीम और यही लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट आपकी जहाँ मिलती है वो जगह कहाँ थी, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। वैसे एक जगह आपको बताई थी जिसका नाम क्या था, लॉन्ग आइलैंड, याद है, एक जगह बताई थी जिसका नाम क्या था, लॉन्ग आइलैंड, याद है। लॉन्ग आइलैंड कब बताया था, एक जगह आपको बताई थी लॉन्ग आइलैंड, याद आ रहा है, लॉन्ग आइलैंड कभी बताया, कभी क्लास में लॉन्ग आइलैंड के बारे में बात हुई हो, बोलो कि सर नहीं बताया आपने लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, वो तो एक लौता एक आइलैंड था किसी चीज के बारे में। जब आपको टाइप्स ऑफ आइलैंड बताए थे तो एक सैंड बार टाइप ऑफ आइलैंड बताया था, जो किसके बारे में एग्जांपल दी थी आपको, क्या, लॉन्ग आइलैंड, याद है। सैंड बार आइलैंड का एक ही एग्जांपल बताया था, क्या, लॉन्ग आइलैंड, याद है, भूल मत जाया करो इतना जल्दी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से अब थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका क्या आएगा, टाइगा क्लाइमेट। तो ये टाइगा क्लाइमेट का जरा आप फोटो देखने की कोशिश करो, ये टाइगा क्लाइमेट है ना, एक बार आप उधर साइड में जो लिखा उसको पढ़ो पहले। लिखा था टाइगा बायोम इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली बिकॉज द सदर्न हेमिस्फीयर डज नॉट हैव इनफ लैंड मास। तो जिस लैटिट्यूड में ये लोकेटेड है उस लैटिट्यूड में सदर्न हेमिस्फीयर में आपका उतना लैंड मास ही लोकेटेड मतलब है नहीं, इसीलिए आपका ये जो टाइगा बायोम है या फिर टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये आपका कहाँ डेवलप होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आप देखो एक बारी जरा, आप देखो मोस्ट ऑफ द जो आपका कनाडा है, मोस्ट ऑफ द कैनेडा आपका कौन से क्लाइमेट में है, टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। मोस्ट ऑफ द कैनेडा इज अंडर टाइगा क्लाइमेट। और यहाँ पर आप देखो तो ये कौन सी जगह है, ये आपका क्या है, पहले बताओ ये कौन सी जगह है, ये क्या है,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अच्छा वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, और उसके ऊपर वाला रीजन क्या है जो राइट हैंड साइड में सारा, वो रशिया, वो क्या है, रशिया ही है ना, वो रशिया है। ये सारा आपका क्या है, देखो ना, ये आपका यहाँ तक क्या होगा, ये कौन सा जगह होगी, ये यहाँ पर, नहीं एक मिनट रुको, ये आपका क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो ये इस जगह पे कौन कौन सी कंट्री होगी, जैसे याद थोड़ा कोशिश करो यहाँ पे मेमोराइज करो, ऐसे सोचा कि यहाँ पे कौन सी कंट्री होनी चाहिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जस्ट नीचे कौन सी कंट्रीज आती हैं, यूरोप की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जस्ट नीचे यूरोप की कौन सी कंट्री होती है, बाल्टिक, बाल्टिक है बाल्टिक है, डेनमार्क भी है आपका वहीं पे है, डेनमार्क भी है, फिर पोलैंड भी वहीं पर है, पोलैंड है, पोलैंड है ना, रशिया के बगल में क्या है, पोलैंड है रशिया के बगल में, पोलैंड है रशिया के बगल में कि नहीं है, या फिर जर्मनी के बगल में है पोलैंड। रीजन आपको समझ आ रहा है, अभी देखते हैं एक्सेस में देखेंगे, ये चीज रीजन आपको समझ आ रहा है। अच्छा यहां पर ये रीजन कौन सा है, ये वाला, ये क्या है, रशिया ही है, रशिया है, रशिया ही है कि नहीं है, रशिया ही है। अच्छा ये रशिया का क्या है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फार ईस्ट, है ना, अभी आपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा होगा, क्या है रशिया का, ये फार ईस्ट, और फार ईस्ट में आपकी एक इंपॉर्टेंट सिटी जो भी सर ने पढ़ाई हुई है आपको, मैंने भी पढ़ाई थी, आपको याद है, रशिया का फार ईस्ट, जो कि रशिया का फार ईस्ट है, वहां पर रशिया की कोई बड़ी मेजर सिटी नहीं है, रशिया की जो भी मेजर सिटी होती है वो कहां पर है, वेस्टर्न साइड पे, यूरोप की साइड पे है। रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो कहां पर है, यूरोप की साइड पे, वेस्टर्न साइड पे। तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे रशिया की एक ही बड़ी सिटी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, सर से पहले मैंने बताया था आपको, लेकिन सर ने भी आपको बताया, ऐसा मुझे इसकी कंप्यूटर, इसकी लैपटॉप की हिस्ट्री वाले सेक्शन में मैंने देखा उसको, कि आप सर ने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया है। सिटी का नाम, सिटी का नाम, मॉस्को तो वेस्टर्न साइड पे है, व्लादिवोस्टोक पढ़ाया सर ने, व्लादिवोस्टोक चेन्नई रूट पढ़ाया होगा सर ने, मैंने भी देखा है इसमें, सर ने कराया हुआ है, ठीक है, देखा आपने, मैंने आपको करवाया हुआ है, पहले भी मैंने ही करवाया था, पिछली जब जून वाली क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे व्लादिवोस्टोक में एक समिट हुआ था, ठीक है, एक समिट हुआ था, ईस्ट एशिया समिट शायद उसका नाम था, और उसमें पीएम मोदी और पुतिन के बीच में बात हुई थी कि हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ जो है चेन्नई से एक रूट बनाएंगे, जिससे हम सीधा जो है यहाँ से बीच में से निकल के, यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, तो यहाँ पे अगर जाना होता है तो देखो कितना घूम के ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी नहीं जा सकते, यहाँ से बहुत मुश्किल है। इस रशिया को सबसे ज्यादा दिक्कत होती क्या है, रशिया को दिक्कत क्यों है इतनी ज्यादा, क्योंकि उसका रूट नहीं है कोई, है ना, उसका रूट नहीं है, यहाँ से बीच में आना है तो फिर जो है यूक्रेन की दिक्कत है वहां पर, फिर उसको क्रीमिया लेना पड़ा, फिर ब्लैक सी में आना, यहाँ पे बहुत जमघट है इधर, है ना, छोटी छोटी जगह है, बड़ी है ना, तो एक सी से दूसरी सी में जाओ, फिर जिब्राल्टर से निकलो, से बहुत लंबा रूट है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला था, एक सी रूट बनाएंगे बिटवीन व्लादिवोस्टोक एंड चेन्नई, इंडिया के चेन्नई सिटी और व्लादिवोस्टोक के बीच में, ठीक है। तो व्लादिवोस्टोक के लिए इंडिया ने पैसा दिया है, इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ व्लादिवोस्टोक, ठीक है, ठीक है, इंडिया हैज गिवन मनी, पैसा दिया, इन्वेस्ट किया है व्लादिवोस्टोक की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ठीक बात है। तो एक रूट बनाने की बात हुई थी, कहाँ पे, चेन्नई और व्लादिवोस्टोक के बीच में, सही बात है। तो मेरे को दिखा तो मेरे को याद आ गया व्लादिवोस्टोक। आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, रशिया का मैप खोलो एक बार, मैं आपको सिटी भी दिखा देता हूँ व्लादिवोस्टोक कहाँ पर है। पेज नंबर आप आ जाओ, पेज जिसमें भी आपके रशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज दिखता है ना, उसमें आप आओ, दिख रहा है, किसी पेज पे आओ, ये वाला है आपके पास एटलस, ये वाला, जिस भी पेज पे आपको रशिया दिखता है ना, आप इधर देखो, जिस पेज पे आपको रशिया दिख रहा होगा, रशिया के बगल में यहाँ जापान होगा, और जापान के बगल में यहाँ पे जो रशिया की ये चोंच निकली है ना, यहाँ पे लिखा है व्लादिवोस्टोक, दिखता है, दिख रहा है,
व्लादिवोस्टोक दिखा, दिखा व्लादिवोस्टोक। फिजिकल मैप में देखो, अगर दिखता है तो, नहीं दिखता है तो पॉलिटिकल मैप में देखो। लाओ इधर में दिखाऊं, दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट एटलस नहीं ना लाना था आपको, बोला था मैंने स्टूडेंट एटलस में से मत पढ़ो। ये देखो, ये लिखा व्लादिवोस्टोक, ठीक है। व्लादिवोस्टोक दिख गया आपको। तो ये रीजन क्या है आपका? टाइगा रीजन। उसके साइड में आप देखो फोटो में क्या लिखा है। पहले टाइगर रीजन के पहले लिखा है, टाइगा बायोम इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली बिकॉज द सदर्न हेमिस्फीयर डज नॉट हैव इनफ लैंड मास। बगल में क्या लिखा है? इट्स लोकेटेड जस्ट अंडर द टुंड्रा बायोम, ठीक है। तो टाइगा के इसके ऊपर की तरफ हम चले जाएंगे तो क्या आता है आपका? टुंड्रा बायोम, ठीक है। टाइगा के ऊपर आपका क्या है? टुंड्रा बायोम। अभी टाइगा जो रीजन है इसके बारे में कुछ खास पढ़ने की कोई चीज़ होती नहीं है। टाइगर रीजन में आपको पता है क्या होगा? पूरा स्नो कवर्ड रीजन रहेगा और बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह रहेगी, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। 2-3 पेड़ के नाम आपको अगर याद रह जाएंगे तो आप बुक से हम देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पर जो भी आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगा या फिर जो भी एनिमल मिलेंगे उनके ऊपर क्या होगा? फर, है ना। वो कौन से एनिमल होंगे जिनके ऊपर होगा फर? जैसे आपने नेट जियो देखा होगा तो वहाँ पर आपके पोलर बियर नहीं, एक और बियर होता है। कौन सा वाला? एक आता है ग्रिजली बियर, देखा आपने? एक ब्राउन बियर आता है, एक आता है ग्रिजली बियर आता है। वो जो सारे होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? इधर। रशिया में आपने देखा बहुत सारे बियर होते हैं, रशिया में तो खूब सारे होते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे आप सऊदी में आपने देखो चीता को लेके ऐसे कर दो, वैसे रशिया में बियर घर पे ही एकदम, ठीक है। तो रशिया में तो होते हैं खूब। तो इससे वाला जो ऊपर रीजन है वहाँ पे फर वाले जो एनिमल होंगे, जैसे स्क्विरल होगी जिसके ऊपर मतलब कुछ एक स्क्विरल की वैरायटी होगी जो कि आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी, जिसके ऊपर क्या होती है? मोटी फर होगी, ठीक है। फिर एक आपका होता है मिंक, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। छोटा सा एक मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। वो भी आपको कहाँ दिखेगा? इसी एरिया में दिखेगा। ये दिख रहा है ये? तो ये भी आपको कहाँ दिखता है? इसी टाइगा रीजन में, ठीक है। दिख रहा है? नाम क्या है इसका? मिंक। तो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही आपको कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे इंडिया में क्या होता है? स्नो लेपर्ड होता है। इंडिया में क्या होता है? स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड आपको हर जगह नहीं मिलता है ना। स्नो लेपर्ड आपको कहाँ पर मिलता है? सिर्फ स्नो लेपर्ड कौन सी स्टेट का आपका है? वो स्टेट एनिमल लद्दाख का है। लद्दाख का हो गया मेरे ख्याल से, अभी उन्होंने किया था। उससे पहले हिमाचल का स्टेट एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड ही है मेरे ख्याल से। आप जरा देख कर आना, ठीक है। आप एक बार जरा देख कर आना हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, ठीक है, ठीक है। देख कर आना, अभी देखो, आप अभी चेक कर लो एक बार। स्नो लेपर्ड ही है, ठीक है। चेक कर लो आप, मैंने कर लिया। देखो स्टेट एनिमल ऑफ एचपी इज स्नो लेपर्ड, ठीक है, ठीक है। आप लिख सकते हो स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो वैसे ही आप और माउंटेनियस रीजन में आप जैसे अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो क्या था, जैसे आप और स्टेट्स में जैसे सिक्किम है ना, या फिर जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर जो वहाँ का स्टेट एनिमल होगा वो वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पर कोई एक स्पीशी मिलती है जो वहाँ की क्या बन जाएगी? स्टेट एनिमल बन जाएगी वहाँ की। उसको आप क्या बोल सकते हो? फ्लैगशिप स्पीशी होती है उस एरिया की। जैसे हंगुल है ना, तो हंगुल आपके डाचीगाम जो पार्क है उसका क्या है? फ्लैगशिप स्पीशी है। मतलब वहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलती हैं लेकिन हंगुल वहाँ का जो है वो मेन स्पीशी है, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भी कंजर्वेशन के लिए उनकी चीज़ बनाई होगी उसकी एक फ्लैगशिप स्पीशी होती है, ठीक है। तो ये क्या आपका टाइगा रीजन। अभी ये देखो टाइगा वाला रीजन है, तो टाइगा वाला रीजन में आपका ये वाली जगह है, नॉर्वे स्वीडन है। तो यहाँ पर आपकी कुछ भी जो है चीज़ें नहीं उगेंगी। और रशिया में भी जो ऊपर वाला रीजन होगा यहाँ पर भी आपकी कोई ज़्यादा चीज़ें उगती नहीं है, कुछ ऐसी अच्छी वेजिटेशन जो है वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसके अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा रीजन आएगा? लास्ट आपका रीजन है, उसकी भी आप अगर फोटो देखना चाहते हो तो देख लो। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर टाइगर के भी जो आपको ऊपर दिख रहा है वो क्या है? टुंड्रा
रीजन। तो टाइगर के भी जो आपको ऊपर दिख रहा है वो क्या है, टुंड्रा रीजन। तो एकदम आप ऊपर चले गए, ये कौन सी जगह है, ग्रीनलैंड है ना, ये क्या है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो गया। ये एकदम अपर रीजन्स ऑफ कनाडा है ग्रीनलैंड। फिर ये एकदम कौन सी जगह है, ये रशिया का एकदम ऊपर, मतलब आर्टिक को टच होने वाला जो रीजन है, उस जगह को क्या बोला है हमने, टुंड्रा रीजन। ठीक है, उस जगह को क्या बोला है, टुंड्रा रीजन। ठीक है, ये आपको देखो, जैसे वो टाइगर टाइप ऑफ क्लाइमेट था तो वहां पर आपको ऐसे पेड़ देखने को, मैंने बोला एक ही टाइप की स्पीशी के आपको पेड़ देखने, जो पाइन टाइप का जो ट्री है वो आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ है। ठीक है, तो टुंड्रा में भी आप देखोगे कि क्या होगा, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। टुंड्रा क्लाइमेट में हमेशा जो है यहाँ पर सब जीरो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। और क्या होगा, आप देखो कि क्या बोलते हैं, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, पता है आपको, परमाफ्रॉस्ट पता है आपको क्या होता है। अच्छा आप देखो, जैसे क्या होता है कि जैसे मानो कहीं पे बर्फ गिर गई, ठीक है, अभी जैसे इंडिया है, इंडिया में जहाँ पर कहीं बर्फ गिरती है तो यहाँ पे इतना अच्छा तो कोई ड्रेनेज का सिस्टम है ना। जैसे आपने टीवी देखा होगा कि लंदन में बर्फ गिर रही है, तो वहाँ पे दिखने में तो आपको बड़ी सुंदर लगती है ना, एकदम साफ सफाई होती है, अगर एकदम बर्फ भी गिर गई तो भी साफ दिखता है ना। आप श्रीनगर में जाओगे ना, थोड़ी सी बर्फ गिरेगी ना, जैसी पिघलेगी ना, एकदम गिच गिच गंदा, एकदम मिट्टी पूरी गंदी, कपड़े गंदे, सब गंदा है कि नहीं है, होता है, ड्रेनेज नहीं है उतना अच्छा, फिर उसके बाद पूरा मिट्टी और ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो वो जब सब मिक्स हो जाता है ना, पूरा गंदी सी एक चीज़ बन जाती है। ठीक है, वैसे ही क्या है, अगर आप ये टाइगर रीजन और ऊपर टुंड्रा रीजन की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पर क्योंकि क्या है, बड़ी ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा, जो ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, तो मॉइस्चर जो है ना सरफेस वाली रीजन पे वो ज़्यादा होगा। बर्फ़ जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बर्फ़, जैसे आपकी सरफेस पे बर्फ़ है, ठीक है, सरफेस पे आपकी क्या है, बर्फ़ है, या फिर क्या है, आइस जो है कि आपकी मिट्टी के ऊपर क्या है, जम गई है। फिर वो सुबह सुबह जब आप कभी कभी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो पिघलेगी, फिर वो मिट्टी के साथ क्या करेगी, मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो घर के जो बेस होंगे या फिर जो भी जगह आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, मतलब प्लेन नहीं रहेगी, बस क्लेई जैसी बन जाएगी, वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, वाटर जो है वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा परकोलेट कर जाता है। आपने देखा होगा किसी ठंडी जगह पे आप जाओगे ना, तो बर्फ़ ऐसे दिखेगी, जब तक जमी रहेगी तब तक तो अच्छी होगी, लेकिन उसके नीचे अगर मिट्टी होगी तो एकदम क्या है ना, अजीब सा बन जाता है, कीचड़ जैसा जो एरिया आपका बन जाता है। ठीक है, तो वैसा जो है इस एरिया में आप घर जहाँ पर अगर किसी का बनेगा तो उस एरिया में वो आपको दिखता है। ठीक है, समझ आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूँ, होता है ऐसा, ठीक है ना। लंदन में क्या है, वहाँ तो कंक्रीट है अच्छा सा, तो वहाँ पर तो बर्फ़ गिरेगी, साइड में ही आपकी ड्रेनेज होती है, पिघली और पानी बना और चलेगी वहाँ पर। ठीक है, श्रीनगर में क्या होता है, श्रीनगर ऐसे उठाया रोड से तो साइड में रखा फुटपाथ पे, फुटपाथ में लोग चल रहे होते हैं, सब चल रहे होते हैं, मिट्टी ये धूल मिट्टी, फिर वो उधर से ही धीरे धीरे करके पिघलती है और पूरी सिटी में जो है गंद मच जाता है, मचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या खत्म होते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वापस से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो क्लाइमेटिक रीजन, उसका नाम क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा, कहाँ पे डेवलप हुआ था, 5 to 10 डिग्री अराउंड द इक्वेटर, नॉर्थ साउथ। वेजिटेशन क्या होती है वहाँ की, बहुत ज़्यादा डाइवर्स, क्योंकि हीट सरप्लस रीजन है, बारिश होती है, 4 AM रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा डिजीज आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये क्या थे कुछ फीचर, और कुछ टाइप के ट्री जिसका नाम मैंने आपको बताया था, मैगनी, अबोनी और बनाना, रबर वगैरह, वो सारे ट्रीज जो थे, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, बड़े बड़े जो एनिमल्स थे वो वहाँ पर नहीं रहते हैं, वहाँ पे छोटी स्पीशी जो होती है एनिमल की वो ज़्यादा रहती है। फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ गए तो क्या देखा था, डेजर्ट देखे। तो डेजर्ट हमने देखे थे कि कुछ होंगे जो वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड होंगे, कुछ होंगे जो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट होंगे। ठीक है, अब वेस्टर्न मार्जिन पे जो लोकेटेड होंगे उनके बनने की फॉर्मेशन की 2 वजहें होंगी। एक क्या होगा कि एक होगी वो जगह ईस्टर्ली के अंडर है, दूसरी होगी वहाँ से कोल्ड करंट पास होती है जो कि ड्राइंग इफेक्ट देती है। ठीक है, और फिर कुछ होंगे जिनको आप बोलोगे कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स, जो कि किसकी वजह से फॉर्म हुए थे, रेन शैडो रीजन है माउंटेन की। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड पे सबसे पहली जो चीज़ थी ग्रासलैंड की वो क्या थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, उसके बाद हम गए थे टेम्परेट ग्रासलैंड में। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सबसे पहली चीज़ आपकी थी जिसको क्या बोला था, सवाना क्लाइमेट। ठीक है, और सवाना क्लाइमेट की खास बात क्या थी, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। और वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ट्रांजिशन, पहले आप बोलोगे ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना,
ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि भाई सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपका क्या होता है, जो ग्रास होती है वो बहुत लंबी होती है, उसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास। वहाँ पे बड़े बड़े कार्निवोरस एनिमल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीज की हाइट शॉर्ट होती है। ऐसे एक ट्री का नाम क्या था, अकेसिया ट्री, और क्या था, बाओबाब ट्री था। बाओबाब ट्री जिसका ट्रंक बहुत मोटा था, हमने कल देखा था, ठीक है, बाओबाब ट्री। फिर हमने क्या देखा था, इस जगह पे हंटिंग होती थी, उसको क्या बोलते थे, बिग गेम कंट्री, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि वहाँ पे गर्मी के टाइम क्या होता है, आग लग जाती है। और जो कंपटीशन है बिटवीन ट्री, और आपकी बुक में दिया है, पढ़ लेना आराम से, आपकी वाजिरा में दिया होगा, कंपटीशन बिटवीन ट्री और ग्रास के बीच में कंपटीशन लगा रहता है। कंपटीशन, पेड़ को अगर फॉरेस्ट में ग्रो करना है तो वो पूरे सीड उसके बिखरेंगे, फिर वो आगे विंड के थ्रू जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि फॉरेस्ट फायर हो जाएगी, उसकी वजह से वो जो सीड नीचे गिरे हैं वो भी जल जाएंगे। तो जो ट्रीज का जो है आगे वो फैल नहीं पाते, ठीक है। ग्रास के साथ उसको कंपटीशन लगा रहता है, और ग्रास इसमें जीत जाती है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक है। फिर उससे ऊपर गए हम टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेट ग्रासलैंड देखा, सबसे पहले देखा प्रेरीज ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद पाम्पाज ऑफ साउथ अमेरिका, उसके बाद फेल्ट देखा कहाँ का, साउथ अफ्रीका। उसके बाद देखा स्टेपे ऑफ यूरोप, और उसी में हमने देखा था हंगरी रीजन के जगह एक जो आप अलग से एक नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं पुस्टास, ठीक है। और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं डाउन। ये एरिया जो है आपका कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली रहता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस ग्रास, वीट सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती है क्योंकि ठंडा एरिया है, वीट उगाई जाएगी। फिर एनिमल हस्बेंड्री, बड़ी बड़ी रैंचिंग, वो बताया था कल, ठीक है, रैंच। फिर क्या बताया था, ट्रक फार्मिंग होती है, ठीक है, बड़े बड़े। प्रोडक्टिविटी पर लैंड जो है वो कम होती है, हाँ, लेकिन नहीं प्रोडक्टिविटी पर लैंड जो है वो कम होती है। प्रोडक्टिविटी पर लैंड मैंने बोला था इंडिया में ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़े से भी पैच को जो है एक्सटेंसिव फार्मिंग वहाँ पर की जाती है, जबकि वहाँ पर तो बड़े बड़े ट्रैक्ट होते हैं तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखे थे हमने टेम्परेट ग्रासलैंड। फिर उसके बाद हम आए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जिसको बोला हमने कूल टेम्परेट, नहीं, जिसको बोला वार्म टेम्परेट और वेस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जिसको हमने बोला मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या खास बात थी, विंटर में रेन होती है, यहाँ पर आपके सिट्रस फ्रूट्स को उगाया जाता है, विटीकल्चर होता है, वाइन बनती है, ऑलिव उगते हैं, ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। गर्मियों में खूब गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है। फिर देखा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसको बोला हमने चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की खास बात, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर किस हिसाब से होती है, जापान में कैसे डेवलप हुआ है, जापान के बारे में बात की। फिर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में बात की, जापान का कैसे कल्चर है, जो वेल्स उनको खानी है और वो सारी चीज़ें। और फिर वो कभी IWC में जाता है, कभी उससे बाहर आता है, ठीक है। जापान देख लिया। उसके बाद हम कहाँ आए, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको हमने बोला कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन या फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। और क्या बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कैसे कैसे हो रही है वो भी बताया। और क्या बताया, वुड कटिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी। अब वुड कटिंग इंडस्ट्री सारी जगह डेवलप होगी, जहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा ना, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर टाइगा टुंड्रा, वो सारी जगह। कनाडा में खूब, जहाँ पे टाइगा रीजन है ना, उस रीजन में खूब सारी जो है वुड कटिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। टाइगर रीजन में खूब सारी आपकी वुड कटिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपका था ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर देखा लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है आपका कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, लेकिन वहाँ पे ग्रेट लेक्स है, उसकी वजह से वहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर गए टाइगर रीजन, टाइगर रीजन में वेजिटेशन कम होती जा रही है, पर्टिकुलरली एक दो स्पीशी के आपको ट्री मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जगह सूटेबल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। और क्या, एसिडिक सॉइल पाई जाती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ डेवलप होगा क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में उस लैटिट्यूड में कोई भी लैंड डेवलप नहीं हुआ है, लैंड नहीं है, ठीक है। फिर आपको मैंने कुछ स्पीशी के नाम बताए जो कि आपको टाइगा में एनिमल की स्पीशी आपको देखने को मिलेगी। फिर हम उससे ऊपर गए तो वहाँ देखा हमने टुंड्रा, और टुंड्रा के बारे में मैंने आपको दो चीज़ें बताई। तो ऐसे करके 10, 11, 12 जो भी आपके क्या थे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको हमने देखा, ठीक है, उनको हमने देखा। तो यहाँ पर आपका क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होना है वो क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये नोट्स खोलो।
पेज नंबर 16.5। आपको ये पता है कि ट्री की एज कैसे निकाली जाती है? कैसे निकालते हैं, कैसे डेवलप होती है? जैसे अगर मानो कि मैं बोलूँ कि मैंने रिंग बीच की देखी और उसमें 10 रिंग आ रही है, तो कितने साल का हो गया ट्री? पता करके आओगे घर से, करोगे पता, लिखो होमवर्क, ठीक है? देखना जरा ट्री की जो एज है वो रिंग को देख के कैसे निकाली जाती है, ठीक है? ठीक है। तो पेज नंबर 16.5 वहाँ पर आपका दिया है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसको आप एक बार घर पे जाके पढ़ लेना। फिर सेकंड पेज पे आपका दिया है ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। आप देखो वहाँ पर एक लाइन लिखी है, खोला है आपने, पेज खोला है जहाँ 16.6, ठीक है? वहाँ पर देखो क्या लिखा है, ट्रॉपिकल मानसून में डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और कहाँ पर? बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। क्यों? जब मैंने आपको ट्रॉपिकल मानसून पढ़ाया, बीच में छूट गया था, इसलिए मैंने अलग से फोटो नहीं दिखाई थी उसकी कि इसके रीजन कौन से हैं। लेकिन आपको पता है कि मानसून जब चलता है तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो कर ही रहा है, फिर चाइना टाइप में मैंने आपको बताया मानसून की विंड ऊपर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे चाइना लिखा है, साउथ चाइना है ना, साउथ चाइना आपको समझ आ गया, जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन हो रहा है। फिर पार्ट्स ऑफ वियतनाम, तो वियतनाम में बारिश करवा रहे हैं, इसलिए आप देखो वियतनाम भी जो है राइस के टॉप प्रोड्यूसर्स के बीच में आता है। वियतनाम में बहुत सारा राइस का प्रोडक्शन होता है, पता है ना आपको? इधर देख के मुंडी ऊपर उठा के बताओ, पता है आपको वियतनाम में राइस उगती है? 2020 का या फिर 2021 का आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, वहां पूछा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है? बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि यूपीएससी में ऐसा सवाल आता है, ठीक है? इतना इजी लड्डू सवाल जिसको आप बोलते हो कि एकदम हलवा, 2 नंबर आपके हाथ में। लेकिन एक्चुअली में वो सवाल ना, क्योंकि अब लोग पढ़ते नहीं है, लोग क्या सोचते हैं यार ये नंबर 1 प्रोड्यूसर और ये क्या है, वो तो यूपीएससी पूछता नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन वो चीज़ न्यूज़ में थी इसलिए पूछी थी, ठीक है? उसका आंसर इंडिया था, और वहाँ पे बहुत सारे नाम दिए थे, चाइना दिया था, वियतनाम भी दिया था। और वियतनाम कुछ दिनों पहले, मतलब वो न्यूज़ जब आई थी उससे कुछ दिनों पहले वो इंडिया से ऊपर चलता था वियतनाम, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने उसमें वियतनाम, मेरे को याद है कि वियतनाम पे गलत करके आए थे क्वेश्चन वो, ठीक है? तो इसीलिए जो है वियतनाम भी आपको ध्यान में रखना कि वियतनाम जो है वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है। क्यों? पानी है वहाँ पे, मानसून वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है? वियतनाम वॉर नहीं पढ़ी आपने उसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री में? वियतनाम वॉर पढ़ी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में? वियतनाम वॉर पढ़ी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में? क्या पढ़ाया उसमें सर ने आपको? क्या याद है आपको? सर ने तो पढ़ाया होगा, आपको क्या याद है? गोरिल्ला वॉरफेयर। कौन जीता वॉर? वियतनाम वॉर वियतनाम जीता? कोई भी नहीं जीता, तो कोई भी नहीं था, मतलब तो आप ऐसे मान लो। और कैसे वो खत्म हो गई, क्या हुआ ऐसा? यूएसए की बेइज्जती हो रही थी, फिर मतलब ऐसा क्या हुआ कि फिर जो वॉर थी वो मतलब खत्म होने की कागार पे गई? वो वाले पहले के कुछ 2-3 इंसिडेंट्स होंगे ना, कुछ हुआ था यूएस वियतनाम वॉर में। पहली वॉर थी, आपको पता है, जिसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। यूएस वियतनाम जो वॉर है ना, यूएस वियतनाम जो वॉर होती है उसको लाइव टेलीकास्ट, मतलब लाइव टेलीकास्ट बोल रहा हूँ। ऐसे तो आप अभी वीडियो खोलोगे तो आपको वर्ल्ड वॉर की भी पुरानी फुटेज मिलेगी, है ना? सीरीज भी आ जाती है वर्ल्ड वॉर के ऊपर, वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, 2 के ऊपर मूवी भी बन जाती है। लेकिन जिस वॉर का लाइव टेलीकास्ट, जैसे कारगिल वॉर जो थी वो इंडिया की पहली वॉर थी जिसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, वो आपकी बरखा दत्त जो है वहां से फेमस हो गई थी बाद में, है ना? पता है आपको बरखा दत्त नहीं पता है आपको? एनडीटीवी वाली, हाँ ठीक है। तो वैसे ही पहली वॉर थी जिसका, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे ना, तो लाइव टेलीकास्ट करके तो सारी यूएस की जनता देख रही थी उस टाइम क्या हो रहा है वियतनाम में, ठीक है। चलो, तो ये ट्रॉपिकल एरिया आपने देखे। ट्रॉपिकल मानसून के कौन से हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड साउथ चाइना एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप एक बारी
देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो ऊपर क्या लिखा है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून लैंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ समर रेनफॉल, कितनी बारिश वहां पर हो रही है। नीचे सेकंड लास्ट लाइन देखो, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर एंड प्राइस्ड फॉर देयर ड्यूरेबल हार्डवुड अमंगस्ट दीज टीक इज द बेस्ट नोन। तो टीक आपको पता है, उसको भी आप मार्क कर सकते हो, एक साल का पेड़ होता है ना, साल है ना, साल और शीशम, वो भी सारे आपके क्या है, ट्रॉपिकल, ये मॉनसून टाइप हम इंडिया पे जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखोगे, ठीक है। नीचे देखो, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल इन इज एग्रीकल्चर, मेजर एग्री क्रॉप्स आर राइस, केन, शुगर और जूट एटसेट्रा। जूट आपको पता है क्या होती है, जूट क्या होती है, नहीं, कहाँ उगती है, अरे मतलब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है जूट को उगने के लिए, है ना, ये बता रहा हूँ। जूट को कहाँ पे उगती है, जहाँ पर गर्म भी और उमस भी हो, ठीक है, गर्मी भी और उमस भी है, वहां पर आपकी जूट जो है वो उगती है। उसके नीचे आप देखो लिखा है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट और सूडान क्लाइमेट। तो वहां पर आपको पता है सूडान दो कंट्रीज है, एक सूडान और एक साउथ सूडान है, एक सूडान और एक साउथ सूडान। अच्छा, लेटेस्ट कंट्री आपकी पूरे दुनिया में कौन सी बनी है, लास्ट कंट्री जो बनी थी दुनिया में, कितनी कंट्रीज हैं अभी, मैम भैया कहाँ, भैया पानी देना, नॉर्मल दे दो। दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं अभी, 192 है, हाँ 192 तो यूएन की मेंबर है मुझे लगता है। लास्ट कंट्री आपको पता है कौन सी बनी है, लास्ट कंट्री आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन सी बनी थी, सूडान, साउथ सूडान उसमें से अलग हुआ ना मेरे ख्याल से, सूडान थोड़ी बनी होगी, कौन सी है, साउथ सूडान। तो देख कर आना, ठीक है, देख कर आना, लिखो जरा कॉपी में, देख मेरे को देख के बताना जरा, लेटेस्ट कंट्री जो बनी थी वो कौन सी है। लेटेस्ट कंट्री, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख रहा है, वेस्ट अफ्रीकन सूडान, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस जगह पे आपका क्या है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन के बारे में लिखा है, मीन एवरेज रेनफॉल 82-160 सेंटीमीटर, उसको आप देखते रहो। फिर लिखा है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रेनी सीजन बिगिंस इन मे एंड लास्ट टिल सितंबर, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द रेनी सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, उल्टा होगा ना, उल्टा होगा, ठीक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन आप देखोगे तो लिखा हुआ है टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज, तो ये सारी चीजें आपको बताई हैं। फिर नीचे लास्ट लाइन पे आ जाओ, लास्ट मतलब थर्ड लास्ट लाइन पे आओ, लिखा है ग्रासेस अपीयर ग्रीनिश एंड वेल नरिश्ड इन द रेनी सीजन बट टर्न्स येलो। तो हमने फोटो से मैंने आपको बताया था, वो उस टाइम आपको ग्रास दिखाई थी, वो येलो कलर की थी, मैंने कहा था बारिश पड़ेगी तो हरी हो जाएगी, ठीक है, वही लिखा है। इन द ड्राई सीजन दैट फॉलोज एज द रेनफॉल डिमिनिशेस टुवर्ड्स द डेजर्ट द सवाना मर्जेस इनटू थॉर्नी स्क्रब, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। तो वही बताना चाह रहे हैं कि इसकी बाउंड्री आएगी तो वहां पर धीरे धीरे करके डिमिनिश होता है, धीरे धीरे करके होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि दरवाजा खोला इधर एकदम सवाना बाहर गए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसा नहीं होगा, या फिर अचानक से डेजर्ट आ गया, धीरे धीरे करके आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा, धीरे धीरे करके डेजर्ट आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिमिनिशेस जो लिखा है उसका मतलब। फिर वो बिग गेम कंट्री आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको आप मार्क कर लो, ठीक है। वहाँ पढ़ो, थर्ड फोर्थ लाइन में आपका लिखा है, थर्ड लाइन ऊपर से थर्ड लाइन, देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इन द सवाना, द ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स एनिमल्स एंड द फ्लैश ईटिंग कार्निवोर एनिमल, ठीक है। तो हर्बीवोर इंक्लूड ज़ीब्रा, एंटीलोप, जिराफ, डियर, गज़ेल, एलिफेंट एटसेट्रा। द कार्निवोर एनिमल्स इंक्लूड लायन, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, पैंथर, जैगवार, जैकाल एटसेट्रा, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं लगता, क्या नहीं लगता टाइगर का मतलब,
टाइगर टेम्परेट में ज़्यादा होते हैं, फिर इंडिया में क्यों है? इंडिया में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर है। तो टाइगर की स्पीशी है भाई, टाइगर की क्या स्पीशी है? अभी लेपर्ड है वो नीचे मिलता है, स्नो लेपर्ड ऊपर मिलता है। बियर है छोटा, एक पोलर बियर है दूसरा वाला, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप का स्पीशी है ना सेम चीज़ का, ठीक है। टाइगर दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? इंडिया में है कि नहीं है? इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री है कि नहीं है? तो इंडिया में अगर है तो इसका मतलब क्या? टॉप टेम्परेट में। फिर आप नीचे देखो, ये वाली ऊपर सारी चीजें लिखी है ना, हर्बीवोर इंक्लूड जेब्रा वगैरह, है ना। ये आपने वो एनार्जियो में देखा होगा, वैसे झुंड जा रहा होता है जीब्रा का, उसमें से एक धीरे धीरे करके वो पंजा लेकर आ जाता है ना, फिर वो उसका शिकार किया जाता है। तो वो सारी फोटो आपको यहाँ पे देख के याद आ जाएगा। फिर इकोनॉमी के बारे में बात की तो मेनी ट्राइब्स लिव विद इन द सवाना रीजन। मैंने आपको बताया था सवाना रीजन में ट्राइब्स रहती हैं, कल की क्लास में बोला था। उसमें से मसाई मारा बोलते हैं। मसाई मारा एक जगह का नाम है कीनिया के अंदर, ठीक है, मसाई मारा। तो मसाई ट्राइब वहां पर रहती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मेनी ट्राइब्स लिव विद इन द सवाना लैंड, सम ट्राइब्स लिव एज पेस्टोरलिस्ट लाइक द मसाई एंड अदर एज सेटल्ड कल्टिवेटर्स लाइक द हौसास ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया, ठीक है। हाउएवर एग्रीकल्चर इज नॉट मच डेवलप्ड, ठीक है। फिर आप आ जाओ तो हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट। तो वहां पर आप तीसरी चौथी ऊपर नाम लिखा है हॉट डेजर्ट के, फिर लिखा है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, वहां पर आपका लिखा है कॉन्टिनेंटलिटी और रेन शैडो इफेक्ट। हमने समझा था क्या होता है। फिर हमने देखो वहां पर लिखा है गोबी डेजर्ट, फिर लिखा है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट लिखा है, और एक लद्दाख डेजर्ट है। लद्दाख भी आपका क्या है? कोल्ड डेजर्ट है ना, उसका भी यही वाला है, रेन शैडो रीजन, है ना। लद्दाख में आपकी बारिश नहीं पड़ती है ना, इसीलिए क्या है? कोल्ड डेजर्ट है कि नहीं है? लद्दाख में बारिश नहीं होती, फिर बर्फ कहां से पड़ती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पड़ती है। बर्फ कहां से पड़ती है फिर लद्दाख में? बर्फ होती है लद्दाख में? होती है यार, वो बर्फ होती है सर्दी में, होती है ना, सर्दी में पड़ती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाले टाइम पे पड़ती है। गर्मी में डेजर्ट होता है ना, गर्मी में वहां पे आपका जो है रेगिस्तान वाले पहाड़ हैं, छोटे छोटे करके होते हैं ना, ठीक है। फिर नीचे वो सारी चीजें जो भी लिखी हैं आप उसको पढ़ लेना। नेचुरल वेजिटेशन में लिखा है ऑल डेजर्ट्स हैव सम फॉर्म ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रास, स्क्रब, हर्ब्स, वीड्स, रूट्स और बल्ब्स। इसको आप घर पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप आ जाओ वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। मुझे पता है आपने घर जाके पढ़ना तो है नहीं, तो इधर ही आप 2-3 लाइनें जो है ऊपर से पढ़ लो, ताकि आपको लगे जो क्लास में आपको पढ़ाया है वो सही पढ़ाया जा रहा है, वैलिड है, और वहाँ से सवाल आएगा, ये हम देखेंगे जब हम उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो, आपको पता है 30 to 45 डिग्री नॉर्थ साउथ। 3rd-4th लाइन पे लिखा है उसका विंटर रेन क्लाइमेट, लिखा है विंटर रेन क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन अगले पेज पे 16.11 मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी डिस्टिंक्टिव क्लाइमेटिक फीचर, अ वार्म समर, ठीक है, with offshore trades, a concentration of rainfall in winters, with onshore westerlies, bright sunny weather with hot dry summers and wet mild winters, and the prominence of the local winds around the Mediterranean Sea, Sirocco and Mistral आपकी विंड वहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ आपको नहीं बतानी है। नीचे आओ, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रीज विद स्मॉल ब्रॉड लीव्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड नेवर वेरी tall. Though there are many branches, they are short and carry few leaves. The absence of shade is a distinct feature of the Mediterranean climate. Land उसको आप मार्क कर लो। नीचे आप देखोगे तो वहाँ लिखा है Mediterranean lands are also known as world's orchid, ठीक है, और ऑर्चिड जो भी आप उसको बोलना चाहो, वाइड वैरायटी ऑफ सिट्रस फ्रूट्स वहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम, ग्रेप फ्रूट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वो जो आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। फिर आप आ जाओ इधर टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपे क्लाइमेट। स्टेपे आपको पता है, स्टेपे के बारे में आपको सारी चीज़ें पता है, बताया है, देख लो। बॉर्डरिंग द डेजर्ट अवे फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन एंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट लाई द टेम्परेट ग्रासलैंड। दे लाई इन द वेस्टर्ली विंड belt, mid latitude or the temperate region. Grasslands are practically treeless due to the continentality. In Eurasia, they are called the steppe and stretches eastwards from the shores of the Black Sea to the foothills of the Altai Mountains. ठीक है, Altai Mountains आपके कहाँ है? चाइना में है Altai Mountains. फिर वहाँ पर वो सारी precipitation टेम्परेचर के बारे में लिखा, देख लेना।
नीचे जहाँ लिखे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ स्टेपे क्लाइमेट, पहली दूसरी लाइन आप पढ़ लो. ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल सवाना इज दैट द स्टेपे आर प्रैक्टिकली ट्री लेस एंड द ग्रासेस आर मच शॉर्टर. ग्रासेस आर टॉल, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस. आपको बताया. दिस इज टिपिकल of the grass of the wheat lands in North America, the rich black earth or the Chernozem area of the Russia, Ukraine and the better watered area of the Asiatic steppe. तो इसको आप वहाँ पे देखते रहना, मार्क कर लेना. ठीक है. इकोनॉमी जहाँ पर उसके नेक्स्ट में लिखा है तो क्या लिखा है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग टाइप की यहाँ पे ग्रेन जो है उगती है, जिसमें से एक जो है सबसे बड़ी वीट. ठीक है, वीट क्या आपकी ग्रेन है कि नहीं है, वीट ग्रेन है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 16.13 पे आ जाओ. वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन. वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कौन सा क्लाइमेट है, चाइना टाइप है, चाइना टाइप क्लाइमेट. और वहाँ पर सब लिखा है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में लिखा है. फिर क्लाइमेट जहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखा है 16.14 ऊपर लिखा है क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय अ वार्म मॉइस्ट समर एंड ए कूल ड्राई विंटर. ठीक है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको आप पढ़ लेना, सारी चीज़ें पढ़ लेना. और कुछ खास चीज़ यहाँ पे कुछ खास बताने वाला नहीं है. आगे आ जाओ. कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट. द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली, है ना. इसके नीचे क्या था, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, लेकिन उसमें तो क्या है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, जबकि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आर परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज. वही आपको बता रहा है. फिर आप देखो क्लाइमेट यहाँ पे आप देख लेना. मीन एनुअल टेम्परेचर आर यूजुअली बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल. समर्स आर इन फैक्ट नेवर वेरी वार्म. अच्छा, ये जो लाइन लिखी है ना, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल. ठीक है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का. इसको आप लिख लो. ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल. ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वहां पर भी आपका जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, वो बड़ा स्मॉल होता है ना, 18, 20, 25 डिग्री के आसपास आपका, क्योंकि बारिश होती रहती है तो सेम रहता है. जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, जिस रीजन में हम रहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा होता है डायurnal रेंज, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायurnal रेंज. ठीक है, गर्मी में 45 डिग्री, सर्दी में 2 डिग्री. ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस. ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है. ठीक है, फिर आप देख लो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप इज अ डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, ठीक है. लास्ट टाइम के डेसिडियस हार्डवुड्स आर एक्सीलेंट फॉर द बोथ फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. ठीक है, इसको आप घर जाके देख लेना. लास्ट इसके नीचे क्या है, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल साइबेरियन क्लाइमेट. ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, पढ़ लेना. कुछ बताने वाली चीज लगेगी तो मैं देखता हूँ, कुछ खास नहीं है, उसको रीड कर लो. कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जहाँ लिखा है लॉरेंशियन क्लाइमेट, तो ऊपर आप पढ़ लो. द अदर रीजन्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट लैंड्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, कोरिया एंड नॉर्थ जापान. तो हमने देखा था ईस्ट वाली साइड. ठीक है, लॉरेंशियन क्लाइमेट जो कि जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको मिल रहा था. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन जरा देखो क्या लिखा है. प्री डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट is a cool temperate forest. The heavy rainfall, the warm summers and the damp air from fogs all favor the growth of trees. ठीक है, वहां नीचे देखो ओक, बीच, मेपल, बर्च. मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 नाम लिए थे, मेपल भी लिया था, ओक भी लिया था, बर्च भी लिया था. ठीक है, पाइन भी लिया था. तो ये क्या है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो यहाँ से मतलब उगना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको टाइगा वाले रीजन में भी दिखेगा. ठीक है, तो मेपल जो है वो जो आपका कनाडा का झंडा है उसके ऊपर जो पत्ता बना है वही क्या है, मेपल ट्री का पत्ता. ठीक है, मेपल ट्री का पत्ता कनाडा के झंडे के ऊपर. ठीक है, तो इस एरिया में वो मेपल ट्री से ही वो आपके स्वीटनर का यूज करते हैं. ठीक है, मेपल सिरप का. ठीक है, इकोनॉमी देखो, लंबरिंग लिखा है. लंबरिंग एंड इट्स एसोसिएटेड टिम्बर, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अंडरटेकिंग. Agriculture is less important in the view of the severity of the winters and its long duration. Fortunately, the maritime influence and the heavy rainfall enable some hardy crops to be raised for local needs. ठीक है, तो इसको आप
देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपका लिखा है आर्टिक और पोलर क्लाइमेट, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है टाइगा और टुंड्रा की तरह नहीं लिखा है, मिक्स करके लिखा है, आप पढ़ लेना। पोलर क्लाइमेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन आर फाउंड मेनली नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आइस कैप्ड इज कन्फाइंड टू द ग्रीनलैंड हाईलैंड्स ऑफ दीज हाई लैटिट्यूड रीजन्स, ठीक है। और देखो क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ लिखा है प्रेसिपिटेशन, वहाँ वाली लाइन आप पढ़ो। प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो फॉलिंग इन विंटर्स एंड बीइंग ड्रिफ्टेड अबाउट ड्यूरिंग ब्लिजर्ड। तो ब्लिजर्ड आपको पता है क्या होता है। फिर नेचुरल वेजिटेशन आप देख लो, इन सच एन एडवर्स एनवायरमेंट एज द टुंड्रा few plants survive. The greatest inhibiting factor is the region's deficiency in heat. With a growing season of fewer than 3 months and the warmest month not exceeding 10 degrees Celsius, there are no trees in the tundra. Such an environment can support only the lowest form of vegetation, mosses, lichens and sedges. ठीक है, तो इसको भी आप मार्क कर लो और घर पे जाके देख लो। और यहाँ पर भी कुछ भी इकोनॉमी में कुछ खास यहाँ पे लिखा नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द टुंड्रा आर लार्जली कन्फाइंड टू द कोस्ट, ठीक है। सेमी नोमैडिक लाइफ यहाँ पे लोग जी रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट इन असिस्टिंग द एडवांसमेंट ऑफ द आर्टिक इनहेबिटेंट्स, द एस्किमोज लैब्स और ये सब न्यू सेटलमेंट हैव स्प्रंग बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मिनरल। तो कुछ मिनरल वहाँ पे निकल रहे हैं, आपको पता है आर्टिक रीजन के आसपास, और उसके लिए आर्टिक काउंसिल को बनाया गया है ना। वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो यहाँ पर आपका क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो खत्म होता है चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो अब मिलेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन उससे पहले हम कुछ एमसीक्यू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में कुछ एमसीक्यू। कल मिलते हैं।